हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ कॉमर्स वाला। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स कोच आशीष भाटिया और इस वीडियो के थ्रू मैं स्टार्ट करने वाला हूं द कॉन्सेप्ट मैपिंग सीरीज फॉर अप्लाइड मैथ स्टूडेंट्स। सिर्फ अप्लाइड मैथ स्टूडेंट्स के लिए ये सीरीज रहेगी जिसपे मैं डिस्कस करूंगा हर एक चैप्टर को इन अ क्विक रिवीजन वे, ताकि हर एक चैप्टर का माइंड मैप आपके दिमाग में छप जाए विद ऑल दी कॉन्सेप्ट्स एंड the type of questions asked in examination। तो स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को विद द चैप्टर नंबर्स एंड क्वांटिफिकेशन। अगर आपने इस यूनिट को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इस यूनिट के अंदर नंबर्स, क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन ये सारे टॉपिक आते हैं। बट इस वीडियो में हम लोग अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे विद नंबर्स एंड क्वांटिफिकेशन, जिसके अंदर हम लोग ये टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पहले मॉडुलो अर्थमेटिक को समझेंगे कि मॉडुलो अर्थमेटिक है क्या। देन उससे जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अराइज होता है कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो, उसको समझेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज समझेंगे, इक्विवेलेंस क्लास के बारे में पढ़ेंगे और टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे। देन हम लोग बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज एलिगेशन और मिक्सचर, कि इस टॉपिक के अंदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे कैसे क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं। तो विदाउट एनी डिले बेटा स्टार्ट करते हैं। एंड तक जरूर देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। तो स्टार्ट करते हैं बेटा वीडियो को। द फर्स्ट टॉपिक इज मॉड्यूलो अर्थमेटिक। तो मॉड्यूलो अर्थमेटिक हमारे पास होता है अर्थमेटिक ऑफ रिमाइंडर्स। इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज द अर्थमेटिक ऑफ रिमाइंडर्स। अब सर ये रिमाइंडर्स का अर्थमेटिक, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये है कि जहां पर हम लोग रिमाइंडर्स की कैलकुलेशन करते हैं, रिमाइंडर्स के लिए सारे ऑपरेशन पढ़ते हैं, उस अर्थमेटिक को हम लोग अर्थमेटिक ऑफ रिमाइंडर्स बोलते हैं। जैसे हम लोग अभी नंबर सिस्टम में एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, एक्सपोनेंट्स पढ़ते हैं, तो वो हमने एक बेसिक नंबर सिस्टम के लिए पढ़ा है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। उसी तरह से बेटा रिमाइंडर्स का अर्थमेटिक भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। सर कहां जरूरी है? तो ये जरूरी है उन जगहों पर जहां पर चीजें हमारी रैप अराउंड होती हैं, जहां पर हमारे को चीजों को रैप अराउंड करना पड़ता है। अब सर ये रैप अराउंड का मतलब क्या हुआ? रैप अराउंड का मतलब हुआ कि एक पीरियोडिक इंटरवल में जब चीजें रिपीट होती हैं। जैसे अगर मैं इसका बेस्ट एग्जांपल आप लोगों को समझाना चाहूं तो बेस्ट एग्जांपल है क्लॉक, क्योंकि हर 12 घंटे बाद जो क्लॉक है वो अपनी वैल्यू रिपीट करती है। जैसे अगर अभी 12 बजे हैं तो नेक्स्ट 1 आएगा, देन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड अगेन वो दोबारा 1 से शुरुआत हो जाएगी। इसी तरह से अगर कभी आप अगर रेसिंग ट्रैक को देखें तो एक सर्कुलर ट्रैक होगा या एलिप्टिकल ट्रैक होगा और उसी में ही अलग अलग लैप्स होंगे। ठीक है, तो जहां पर हम लोग क्लॉक में उसको हम लोग टाइम फ्रेम की टर्म्स में बात करते हैं, तो रनिंग जो रेसिंग ट्रैक होता है, जो रनिंग ट्रैक होता है, वहां पर हम लोग लैप्स की फॉर्म में बात करते हैं कि फर्स्ट लैप कंप्लीट हो गया, सेकंड लैप में भी वही डिस्टेंस कवर करना है, थर्ड लैप में वही डिस्टेंस करना है। तो दैट मींस वहां पर चीजें रैप अराउंड हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। तो ऐसी जगह पर यूज किया जाता है मॉड्यूलो अर्थमेटिक। अब ये सर आया कहां से? तो आपने क्लास 10th में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ा था। ठीक है, अगर आपको याद हो तो वो बोलता था कि अगर ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सच दैट ए बड़ा है बी से, तो आप ए को एक्सप्रेस कर सकते हो एज पी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। ये हमने 10th में पढ़ा था। बट अब हम लोग यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स की बात करेंगे। तो अब हमारा जो मेन नंबर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दैट मीन्स वो कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, हम सिर्फ इंटीजर की बात कर रहे हैं, किसी भी रियल नंबर की बात नहीं कर रहे अभी। और यहां पर इसलिए हम लोग इसको मॉड लगा देते हैं ताकि हमारे पास जो रिमाइंडर है, आर इज ऑलवेज द रिमाइंडर, वो या तो 0 हो सकता है या तो 0 से बड़ा हो सकता है, बट रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है मॉड्यूलो अर्थमेटिक में कि रिमाइंडर कैन बी नेगेटिव इन एनी केस। ए और बी आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, इवन क्वोशिएंट भी आपके पास पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, बट रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये आपको याद रखना है। छोटी सी मिस्टेक है, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, गलती कर सकते हो, एमसीक्यू की फॉर्म में भी आ सकता है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, या फिर इनमें से कौन से आपके पास स्टेटमेंट असर्शन रीजनिंग के बेस पर आ सकते हैं जहां पर बी के साथ मॉड नहीं लगाया होगा, तो वहां गड़बड़ हो जाएगी। तो ध्यान रखना, ठीक है, कि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो हो सकता है बट नेगेटिव नहीं हो सकता। तो वहां पर हमने ये इक्विटी डिवीजन लेमा पढ़ा था और वहां पर हम लोग रिमाइंडर्स फाइंड आउट करते थे, बट हमने वहां पर सारा फोकस क्वोशिएंट पे रखा था, ठीक है। बट अब मॉड्यूलो अर्थमेटिक में सारा फोकस रिमाइंडर पर रहता है। तो हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करवाते हैं मॉड्यूलो को कि ए मॉड बी इज इक्वल टू आर। अगर कहीं पर ऐसा कुछ लिखा है तो इसका मतलब है कि ए व्हेन डिवाइडेड बाय बी, A when divided by B gives remainder equal to R। तो अगर कहीं हमारे पास लिखा हुआ है 7 mod 4, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा कि जब आप 7 को डिवाइड कर दोगे 4 से तो जो रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो A mod B मींस it will give you the remainder when A is divided by B। तो आप 7 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 1 जा 4, तो रिमाइंडर आया 3, तो आंसर वुड बी 3। सो 7 mod 4 इज इक्वल टू 3। अब हमने अब तक जो डिवीजन के क्वेश्चन करे थे 10th क्लास में, उसमें हमारा डिविडेंड, हमारा डिवाइजर, हमारा क्वोशिएंट हमेशा क्या रहता था? पॉजिटिव। रिमाइंडर तो हमेशा पॉजिटिव आता ही आता है। बट यहां पर अब आपके पास कोई भी चीज क्या हो सकती है रिमाइंडर को छोड़ के? पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ भी हो सकती है। वो पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है और वो नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बोलूं कि -6 को हमें डिवाइड करना है 17 से, -6 को हमें डिवाइड करना है 17 से, तो यानी मुझे फाइंड आउट करना है 17 mod -6। तो यानी यहां पर हमने वो केस उठाया जहां पर जो बी है वो नेगेटिव है। तो अब हमारे को यहां पर वैल्यू रखनी है। अब हमारे को जब डिवीजन का रूल होता है कि ये जो वैल्यू आती है ये हमारे पास क्लोजेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू होनी चाहिए विद द डिविडेंड, ठीक है। मैं 4 2 जा 8 नहीं रख सकता था, 8 7 के क्लोजेस्ट है 4 से, बट वो बड़ी वैल्यू है, तो क्लोजेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू रखनी है। तो आप इसको बोल सकते हो, आपको क्या करनी है, जो सबसे स्मॉलेस्ट क्लोजेस्ट वैल्यू होगी, सबसे स्मॉलेस्ट और क्लोजेस्ट वैल्यू होगी, वो हमें चूज करनी होती है। तो -6 में अगर आप बोलो सर 3 से कर दो, तो ये तो -18 हो जाएगा, और जब -18 हो जाएगा तो बेटा ये 17, ये हमारे पास ये -18 है, और जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये साइन चेंज होते हैं, तो ये 17 + 18 हमारे पास क्या हो जाएगा? साइन चेंज होने के बाद ये प्लस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 35। तो यानी कि हमारे पास जो रिमाइंडर है वो हमारे डिवाइजर से ज्यादा आ गया, तो गड़बड़ होगी। तो इसलिए हम लोग यहां पर क्या करेंगे, एक ऐसा नंबर चूज करेंगे जो इसके क्लोजेस्ट है। तो वो हमारे को कब मिलेगा? जब मैं -6 को मल्टीप्लाई कराऊंगा किससे? -2 से। बिकॉज -3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो +18 आ जाएगा, तो रिमाइंडर नेगेटिव आएगा। तो -6 × -2 ये +12 बनेगा। अब फिर जब मैं इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर आएगा 5, जो कि पॉजिटिव है। तो 17 mod -6 इज इक्वल टू 5। इसी तरह से आप ए की वैल्यू भी नेगेटिव रख के रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया बेटा मॉडुलो कैलकुलेट करने का तरीका। ये अगर आपको बोला गया कि ए मॉडुलो बी कैलकुलेट करो, तो इसका मतलब है सिंपली कि आपको ए को डिवाइड कर देना है किससे? बी से, और क्या फाइंड आउट करना है? रिमाइंडर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो की, ठीक है, कि कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो क्या होता है। तो कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो की तब हम बात करते हैं व्हेन टू डिफरेंट नंबर्स, और यहां पर हम नंबर्स कौन सी बात कर रहे हैं? इंटीजर्स की, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। When two different numbers gives same remainder with, या फिर when divided by
सेम नंबर, व्हेन डिवाइडेड बाय सेम नंबर। जैसे अगर मैं 7 को डिवाइड करूं किससे, 5 से, तो 5 वन जा 5, मेरे पास रिमाइंडर आया 2। ऐसे ही अगर मैं 12 को डिवाइड करूं किससे, 5 से, तो 5 टू जा 10, तो अगेन मेरे पास रिमाइंडर क्या आया, 2। तो यहां पर 7 और 12 दो डिफरेंट नंबर्स हैं जिनको डिवाइड करा मैंने एक सेम नंबर 5 से, और मुझे रिमाइंडर क्या मिला दोनों का, सेम। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। तो जो ब्रैकेट में mod 5 लगता है उसका मतलब होता है व्हेन डिवाइडेड बाय। तो 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। और जब भी कोई हमारे पास दो नंबर आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे इन मॉड्यूलो अर्थमेटिक, तो उसी से हमारे पास एक प्रॉपर्टी निकलती है कि 12 माइनस 7 विल ऑलवेज बी इक्वल टू अ मल्टीपल ऑफ जिससे हमने सेम नंबर से डिवाइड किया। आप देख सकते हैं 12 माइनस 7 क्या आएगा, 5, एंड इट इज इक्वल टू 5 के। तो आप बोल सकते हैं कि भाई यहां पर फॉर k इक्वल टू 1 दिस प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड। तो यानी अगर मैं इन जनरल बात करूं तो मैं बोलूंगा कि इफ a is congruent to b when divided by a number n, so that means a minus b will be an integral multiple of n where k is any integer। तो अगर a और b कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, किसके, when divided by n से, तो a माइनस b हमेशा क्या बनेगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ z। क्या बनेगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ z। z मतलब सॉरी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n, और k बिलोंग करेगा हमारा z से, z मींस इंटीजर से। ठीक है बच्चे, तो ये कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो की एक इंपॉर्टेंट हमारे पास प्रॉपर्टी थी, और इसी प्रॉपर्टी से हम लोग आगे चल के चीजें देखेंगे। ठीक है, देन हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलो अर्थमेटिक। तो यहां पर हमारे पास प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टी आएंगी एडिशन की, हमारे पास प्रॉपर्टी आएगी एडिशन के बाद मल्टीप्लिकेशन की, जो एडिशन में है वही हमारे पास सब्ट्रैक्शन में भी चलेगी, मल्टीप्लिकेशन की, एंड देन हमारे पास प्रॉपर्टी आएगी ऑफ एक्सपोनेंट। तो फटाफट एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि माइंड में क्विकली आपके छप जाए। एडिशन की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ a is congruent to b when divided by the number n, ठीक है, देन अगर मैं इसमें कोई एक पॉजिटिव इंटीजर या फिर कोई भी इंटीजर ऐड कर रहा हूं तो और b प्लस के साथ भी हमारे को सेम रिजल्ट देगा। एंड आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो a प्लस बी mod n है, इट विल बी सेम एज a mod n प्लस b mod n। ठीक है, तो दैट मीन्स आप दो नंबर्स को ऐड करके फिर डिवाइड करें या फिर उनको अलग अलग डिवाइड करके फिर ऐड करें, रिजल्ट विल बी द सेम। और यहां पर सिर्फ किसकी बात हो रही है, उनके रिमाइंडर्स की बात हो रही है, और किसी की बात नहीं हो रही। कहीं क्वेश्चन पे चले जाओ आप, तो हम लोग स्टार्टिंग में क्लियर कर चुके, जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं वो रिमाइंडर्स की बात कर रहे हैं। तो a प्लस बी को जब आप ऐड कर दोगे और फिर डिवाइड करोगे n से, तो जो रिमाइंडर आएगा इट विल बी सेम। कब, जब आप a को n से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जो आएगा, प्लस जब आप b को n से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जो आएगा उसके। ठीक है, देन अगर हमारे पास a is incongruent to b when divided by n and also c is congruent to d when divided by the number n, then a plus c will be congruent to b plus d mod n। ठीक है, तो ये भी हमारे पास प्रॉपर्टी वैलिड रहेगी। इसी तरह से बेटा मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज हैं।
कि जहां जहां पर प्लस है वहां पर आप मल्टीप्लाई लगा सकते हो। एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी हमारे पास स्पेशल है कि अगर a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n है, तो दैट मींस a रेज टू पावर k इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू b रेज टू पावर k मॉड n, वेयर k बिलोंग्स टू द पॉजिटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर ये हमारे पास प्रॉपर्टी क्या करेगी, होल्ड करेगी। ठीक है, देन बचे इक्विवेलेंस क्लास का कॉन्सेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इसको ध्यान से समझो। अगर हम बोल रहे हैं कि x इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 mod 3, दैट मींस x एंड 5 बोथ हैव सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 3, और आपको बोला है कि x फाइंड आउट करो पहले। तो ये हमारे पास इक्वेशन सॉल्व करने वाले क्वेश्चन की रिवीजन भी हो गई, प्लस इसी से हम लोग इक्विवेलेंस क्लास का कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। बट पहले हम लोग इक्विवेलेंस क्लास तक पहुंचने के लिए इसको सॉल्व करना आना जरूरी है। तो इसका मतलब होता है बेटा कि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि इफ a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n, देन x माइनस 5 विल बी, या फिर a माइनस b विल बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ व्हाट, 3। तो उसको मैंने 3k लिख दिया, वेयर k बिलोंग्स टू z, ये हमने पढ़ी है। सो दैट मींस जो x है दैट वुड बी इक्वल टू 3k प्लस 5। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, वही हमने यूज करे हैं यहां पे। अब अगर मैं k की वैल्यू 0 पुट करता हूं, ठीक, बिकॉज इंटीजर पुट करनी है, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो, चाहे वो 0 हो, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 0 प्लस 5, दैट मीन्स क्या आ गया x की वैल्यू 5। अगर मैं k की जगह पर 1 पुट कर दूं, सो x कैन बी 3 इंटू 1 प्लस 5, दैट मीन्स 8। अगर मैं k की जगह पर -1 पुट कर दूं, सो x कैन बी 3 इंटू -1 प्लस 5, दैट मीन्स 5 माइनस 3 2। सो दीज आर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x जो इस कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो के रिलेशन को सेटिस्फाई करती है। और यही अगर मैं एक सेट फॉर्मेट में लिख दूं, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है। वैसे कि हमें पता है कि अगर मैं नेगेटिव वैल्यूज दूंगा तो ये डिक्रीजिंग साइड पर जाएगा, तो उसको मुझे बेटर है कि ऐसे लिखना चाहिए, डॉट 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 2, फिर हमारे पास 5, फिर 8 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। तो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी तक जा रहा है, बट सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज के लिए। तो ये हमारे पास एक सेट आ गया x का। ठीक है, तो उसी जनरल वे में अगर हमसे इक्विवेलेंस क्लास पूछ ली इस मॉडुलस फंक्शन के लिए, तो उसी को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा कि भाई इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है ना, व्हेन डिवाइड बाय, अब a की जगह पर यहां पर वैसे हमारे को x लेना चाहिए, कि हमने यहां पर x लिखा है, x व्हेन डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू क्या बनेगा ये बेटा हमारे पास, ये 3k प्लस 5 था, तो पहले जब k 0 है तो 5, देन k की वैल्यू अगर 1 है तो 3 प्लस 5, बट अगर k की वैल्यू -1 है तो 3 माइनस 5, तो 3 प्लस -5 हो गया। देन 3, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो उल्टा करके, जिसमें आपको रिजल्ट इजी मिलेगा कि 5 प्लस 3 एंड 5 माइनस 3, क्योंकि साइन तो आपका k का 3 का चेंज होगा। देन 5, अगर मैं k की जगह पर 2 पुट कर दूंगा तो ये बन जाएगा 5 प्लस 6, यानी कि 5 प्लस 3 इंटू 2, और या फिर 5 माइनस 3 इंटू 2। नेक्स्ट 5 प्लस माइनस 3 इंटू 3, नेक्स्ट 5 प्लस माइनस 3 इंटू 4 एंड सो ऑन। ये हमारे पास आ गई इक्विवेलेंस क्लास। तो इक्विवेलेंस क्लास का मतलब है सेट ऑफ दोज वैल्यूज जो कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो में रिलेशन को सेटिस्फाई करे, दैट्स इट। तो इक्विवेलेंस क्लास के बाद बेटा अब हम चलते हैं कि हमारे पास किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं इस टॉपिक से। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब कि आपको सीधा बोलेगा कि 17 mod 5 फाइंड आउट करो। वो आपको आता है कि आपने डिवाइड करना है 17 को 5 से, 5 3 जा 15, रिमाइंडर आ गया 2, तो हमारा आंसर आ गया 2, जिसमें आपको डायरेक्टली रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। दूसरा आपके पास कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, दूसरा आपके पास क्वेश्चन आ सकता है जैसे अभी हमने करा कि x फाइंड आउट करने का, ये सेट बनाने का, तो इसमें आपको x फाइंड आउट करना हो।
ये वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। या फिर आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको बोला है कि 498 प्लस 625 का आपको मॉड निकालना है 7 के साथ। तो यहां पर आप या तो ऐड करके फिर डिवाइड कर दो 7 से और रिमाइंडर फाइंड आउट करो, या प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो कि 498 मॉड 7 प्लस 625 मॉड 7। और सेम, या फिर आपके पास क्या हो सकता है, सेम चीज आपके पास मल्टीप्लीकेशन में भी आ सकती है। एक ये टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी के ऊपर आपके पास क्वेश्चन आ सकता है ऑफ फाइंडिंग लास्ट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट। जैसे आपको दो नंबर दे दिए, जैसे 498 इंटू 625 आपको बोला है कि ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके लास्ट 2 डिजिट बताइए। ठीक है, लास्ट डिजिट भी पूछ सकता है, लास्ट डिजिट्स भी पूछ सकता है। तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि अगर सिंगल डिजिट पूछा है तो आप इसका मॉड निकालेंगे किसके साथ, 10 के साथ। अगर लास्ट 2 डिजिट पूछे हैं तो आप इसी का मॉड निकालेंगे 100 के साथ। अगर आपसे लास्ट 3 डिजिट्स पूछे हैं तो आप इसी का मॉड निकालेंगे 1000 के साथ। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। देन प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बेस पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे आपको फाइंड आउट करना है 3⁻16 mod 4, ये आपके पास एक एग्जांपल भी है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, 3 की वो पावर देखते हैं जिसका 4 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर मिले आप उसकी पावर बहुत इजीली कैलकुलेट कर सको। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं 3 की पावर 2 जो कि होता है 9, उसको जब डिवाइड करूंगा 4 के साथ तो मेरे पास रिमाइंडर आता है 1। मेरे पास रिमाइंडर क्या आता है, 1। ठीक है ना। तो यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि हमारे पास 9 इज इक्विवेलेंट टू या फिर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4 एंड 9 इज व्हाट, 3⁻²। अब मुझे 3 की पावर 16 तक पहुंचना है तो मुझे पता है यहां पर मैं क्या करूंगा, बोथ साइड होल रेज टू पावर 8। ठीक है, तो ये बन गया 3⁻16 और ये 1 mod 4 ही रहा। ठीक है ना। और आपको पता है कि जब हम लोग क्या करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, तो रिमाइंडर हमारे पास वापस 1 ही आएगा। पता है ना भाई, 1 को डिवाइड करोगे 4 से तो आप 0 से करोगे क्योंकि छोटा नंबर है। तो 4 0 0, यहां पर इससे छोटा नंबर आना चाहिए, तो रिमाइंडर बचा 1। तो एक बेटा इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक आपके पास क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन कैसे, कि जैसे अगर अभी 8 PM हुए हैं तो अगले 100 घंटे बाद टाइम क्या होगा। तो आपको पता है कि जो 100 आवर्स है वो 24 आवर्स के हिसाब से क्या होगा, सेम टाइम देगा। 100 आवर्स है ना हमारे पास, तो हम उसको डिवाइड करेंगे किससे, 24 से। ठीक है ना। तो वहां पर क्योंकि हर 24 के बाद आपको सेम 8 PM मिलेगा, तो वहां से आप उसको फाइंड आउट करोगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसके अकॉर्डिंग टाइम को। तो बेटा ये किस टाइप के हमारे पास क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बेटा हमने क्विक रिवीजन कर ली है ऑफ द टॉपिक मॉड्यूलो अर्थमेटिक की। ठीक है, एक बार टाइप ऑफ क्वेश्चन पर ध्यान से फ्रेम पर आपको फ्रेम में लेकर आइए, उसको फोकस करिए, दिमाग में बिठाइए, फिर हम लोग एलिगेशन और मिक्सचर का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज द टॉपिक ऑफ एलिगेशन और मिक्सचर्स। इस टॉपिक के अंदर हमारे को यह पढ़ना है कि जब किसी कंडीशन में हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट क्वांटिटीज हो जाती हैं विद डिफरेंट प्राइसिंग, तो कैसे उनको मिक्स करके हम लोग एक न्यू प्राइस के अंदर उसको सेल या परचेज कर सकते हैं। तो यहां पर जो हमारे पास कॉन्सेप्ट रहेगा वो उन चीजों पे रहेगा जिन चीजों पे मिक्सचर हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर हमारे को 2 टाइप के फॉर्मूले पढ़ने हैं। एक फॉर्मूला हमारे को वो पढ़ना है जिसमें जब क्वांटिटीज का रेशियो हमारे को फाइंड आउट करना होता है, और दूसरा हमारे को फॉर्मूला पढ़ना है जो रिपीटेड डाइल्यूशन के ऊपर बेस्ड है। तो पहले हम बात करेंगे फॉर्मूला 1 की, जो हमारे पास डिफरेंट क्वांटिटीज के रेशियो का फॉर्मूला है।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें बच्चे कि किसी शॉप में आपके पास राइस की दो क्वालिटीज है, ठीक है, एक वेरी गुड क्वालिटी है और एक एवरेज क्वालिटी है, ठीक है, यानी कि जो दूसरी क्वालिटी है वो उतनी बेटर नहीं है, बट आपका जो बजट है दोनों का वो भी डिफरेंट है। जो गुड क्वालिटी वाली है वो थोड़े हाई बजट पर है, जो एवरेज क्वालिटी वाले हैं वो थोड़े से लो बजट पर है, और आपका बजट एक मीडियम है। आपका बजट क्या है? एवरेज से थोड़ा सा ऊपर है और वेरी हाई से नीचे है। तो आप क्या करोगे कि आप एक ऐसी क्वांटिटी या फिर एक ऐसी क्वालिटी चूज करोगे जो आपके बजट में आ जाए। तो उसके लिए आप क्या करोगे कि दोनों ही क्वालिटी के राइस को अलग अलग क्वांटिटीज में मिक्स करोगे और उनसे जो नया प्राइस डिटरमाइन होगा उस प्राइस पर आप लोग शॉपकीपर से बाय कर लोगे, ठीक है। तो इन द सेम वे यहां पर हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले होता है सीपी ऑफ चीपर गुड। जो भी आप क्वांटिटी यूज कर रहे हो, फिर जो भी आप चीज ले रहे हो, उसमें से जो सस्ती वाली चीज है चीपर, उसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं उसके कॉस्ट प्राइस को। एंड यहां पर हमारे पास आता है सीपी ऑफ डियरर गुड। जो महंगी आइटम है उसके कॉस्ट प्राइस को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, और इनका जो मीन प्राइस होता है, जिस प्राइस पर इन दोनों का मिक्सचर सेल हो रहा है, उसको हम लोग डिनोट करते हैं एम से, ठीक है, उसको हम डिनोट करते हैं एम से। तो सीपी ऑफ चीपर गुड इज सी, सीपी ऑफ डियरर गुड इज डी एंड द मीन प्राइस इज एम। तो जो हमारे पास दोनों अलग अलग आइटम्स हैं उनकी जो क्वांटिटी होगी उनका रेशियो, तो याद रखना कि जब हम रेशियो की बात करते हैं तो क्वांटिटी ऑफ चीपर गुड हमेशा न्यूमरेटर में रखते हैं, तभी ये वाला फॉर्मूला वैलिड है, वरना आपको फॉर्मूला रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो क्वांटिटी ऑफ चीपर गुड ओवर क्वांटिटी ऑफ डियरर गुड, इसका रेशियो हमेशा इक्वल होगा डी माइनस एम अपॉन में एम माइनस सी से। आप सब्ट्रैक्शन का बेसिक रूल याद रख सकते हैं, हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस किया जाता है। तो यहां पर डियरर गुड का जो प्राइस है ऑब्वियसली वो ज्यादा होगा मीन प्राइस से, जो दोनों को सेटल करके लाया हो गया होगा वो वाला प्राइस, तो इसलिए डी में से एम माइनस होगा। और ऑब्वियस सी बात है कि जो चीपर गुड का प्राइस है वो कम होगा मीन प्राइस से, तो इसलिए एम में से सी को माइनस किया गया है। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू बेटा हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारे को जो क्वांटिटीज हमने मिक्स करनी है उनका रेशियो गिवन होगा इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइसिंग, इन टर्म्स ऑफ इट प्राइसिंग। और यहां पर आपको प्रॉफिट और लॉस के कुछ बेसिक फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, जैसे प्रॉफिट इक्वल होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इसको आप लोग गेन भी बोल सकते हो। और अगर आपको गेन परसेंटेज या फिर प्रॉफिट परसेंटेज काउंट करनी है तो वो कैसे करते हैं? इट इज गेन ओवर कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये भी आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। इसी तरह से लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं? व्हेन कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इन द। और अगर आपको लॉस परसेंटेज निकालना है तो इट विल बी इक्वल टू लॉस ओवर सीपी इंटू 100। याद रखना बेटा, चाहे वो आपके पास लॉस परसेंटेज हो चाहे वो प्रॉफिट परसेंटेज हो, वो विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस जो ओरिजिनल प्राइस था उसके अकॉर्डिंग निकाला जाता है, वो कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग निकाला जाता है। तो यानी डिनोमिनेटर में हमेशा कॉस्ट प्राइस ही आएगा, ठीक है। और आपके पास कॉस्ट प्राइस निकालने का एक और तरीका होता है, अगर आपको गेन परसेंटेज और सेलिंग प्राइस दे रखा हो तो सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंटेज। बट अगर आपको लॉस परसेंटेज और सेलिंग प्राइस गिवन है तो आप लोग कॉस्ट प्राइस का ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस इंटू 100 ओवर 100 माइनस लॉस परसेंटेज। ये सारे के सारे फॉर्मूले आपने क्लास 8th में पढ़े होंगे, जहां पर प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा एक चैप्टर होता है, ठीक है बच्चे। तो यहां पर हमारे को जो अभी याद रखना है, जो मेन हमारे पास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो एलिगेशन और मिक्सचर के अंदर ये फॉर्मूला है
कि जिस रेशियो में आप लोग चीजों को मिक्स करते हो उस रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए D माइनस एम ओवर M माइनस सी करते हैं। यहां पे D डियरर प्राइस का गुड होता है, जो महंगी आइटम है उसका गुड, उसका प्राइस, M जो दोनों का मीन प्राइस, और C हमारे पास जो चीपर गुड है उसका प्राइस होता है। तो यहां पर अब हमारे पास जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके पास कई बार प्राइसिंग के ऊपर बनते हैं कि प्राइस आपको गिवन होते हैं और आपसे रेशियो पूछा होता है। कई बार आपको रेशियो गिवन होगा तो प्राइसिंग गिवन होगी, कई बार 2 क्वांटिटी के लिए होगा तो कई बार 3 क्वांटिटी के लिए होगा। जब 3 क्वांटिटी के लिए होता है तो हम लोग एट ए टाइम 2 क्वांटिटीज को क्लब कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें कई बार क्या होता है कि रेशियो का सेम होता है, ठीक है, जो शेयरिंग होती है रेशियो की कई बार वो सेम हो जाती है, तो कई बार कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेम हो जाते हैं। तो इस तरह से बेटा आप एलिगेशन और मिक्सचर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, तो ये माइंड में रहना चाहिए फॉर्मूले सारे आपके, ठीक है। देन इसमें जो सेकंड फॉर्मूले की हम बात कर रहे थे, फॉर्मूला 2, दैट इज बेस्ड ऑन रिपीटेड डाइल्यूशन। रिपीटेड डाइल्यूशन का मतलब, देखो किसी भी चीज को डाइल्यूट करने का मतलब होता है उसके अंदर पानी को मिक्स करना, उसके अंदर वाटर को मिक्स करना। तो रिपीटेड डाइल्यूशन का मतलब हुआ कि आप किसी लिक्विड के अंदर वाटर को क्या करे जा रहे हो, बार बार मिक्स कर जा रहे हो। सपोज करो आपके यहां जो घर पे दूध देने वाला भैया आता है, वो क्या कर रहा है, पहले उसने एक जो उसकी कूपी होती है उसमें से दूध निकाला और उसकी जगह पानी भर दिया। उसे लगा यार ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा तो एक और निकाल लेते हैं। ऐसा करता रहा वो 2-3 बारी, तो उसके अंदर ऑब्वियस सी बात है जो मिल्क की परसेंटेज है वो तो कम होगी, मोस्टली तो पानी मिक्स हो गया। तो एक्चुअल में मिल्क की क्या परसेंटेज बची वो हम लोग सीखते हैं रिपीटेड डाइल्यूशन से, या फिर मिल्क की क्या क्वांटिटी बची वो हम सीखते हैं रिपीटेड डाइल्यूशन के थ्रू। तो यहां पर अगर मैं बोलूं कि x हमारे पास क्या है, x हमारे पास समझ लो आप क्या है, क्वांटिटी ऑफ, जो क्वांटिटी आप समझ सकते हो कि आपके पास क्योंकि लिक्विड है तो लीटर्स में होगी या मिलीलीटर्स में होगी, तो क्वांटिटी ऑफ प्योर लिक्विड, ठीक है, अगर उसके अंदर कोई भी मिक्स नहीं करा गया, यानी अगर प्योर दूध है उसकी क्वांटिटी अगर x है, और y क्या है, क्वांटिटी ऑफ प्योर लिक्विड टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। सपोज करो भाई 20 लीटर था प्योर दूध, उसमें से 1 लीटर क्या करा गया, बाहर निकाल लिया और उसकी जगह 1 लीटर पानी मिक्स कर दिया, और n हो गया नंबर ऑफ टाइम्स डाइल्यूशन इज डन, और ऐसा 3 बारी कर दिया तो n अपना 3 हो गया। तो ऐसे केस में हमारे पास प्योर क्वांटिटी of milk left will be given by x into 1 minus y over x raised to power n. So again very important formula for the questions of repeated dilution. तो अगर आपके पास कई बार क्या होता है, डायरेक्टली बताया होता है कि इतनी बार डाइल्यूट करा गया है एक प्योर क्वांटिटी को एंड इतनी क्वांटिटी उसमें से रिप्लेस करी है वाटर के साथ, तो बताइए जो प्योर क्वांटिटी अब कितनी बची। कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है कि आपको रेशियो दे रखा होता है कि जो ओरिजिनल प्योर क्वांटिटी थी उसका और जो डाइल्यूशन के बाद प्योर क्वांटिटी बची है उसका, तो आपको बताना होता है कई बार कि कितनी बार डाइल्यूशन करी गई है, या फिर कितना आपके पास लिक्विड जो है वो टेकन आउट करा गया है जिसको डाइल्यूट करा है हमने। तो इस तरह से बेटा हमारे पास क्वेश्चन बनेंगे। तो ये बेटा हमारे पास एक कॉन्सेप्ट मैपिंग वीडियो थी जिसमें हमने क्विकली शॉर्ट में मॉड्यूलर अरिथमेटिक और एलिगेशन और मिक्सन के फॉर्मूलेस और कॉन्सेप्ट को समझ लिया, ताकि आप लोग जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करें इसकी तो ये चीजें आपके माइंड में फिक्स हो। तो आपको टारगेट करना है उन क्वेश्चंस को जो सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड हो, ताकि एक आपके पास क्विक रिवीजन हो जाए। ठीक है बच्चे, तो इसी तरह से मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो न्यूमेरिकल एप्लीकेशन की आएगी, जिसके अंदर हम लोग इस यूनिट के बाकी जो बचे हुए चैप्टर हैं उनको कवर अप करेंगे। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही हो। क्लास 12 के स्टूडेंट को बहुत ज्यादा फोकस करना है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी है ताकि आपका रिजल्ट हमेशा बेस्ट आ सके।
Take care, students, and all the best for your examinations.